हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जीएसटी की बात करने जा रहे हैं। सर, हम लोग तो काफ़ी समय से जीएसटी की बात कर रहे हैं, कुछ नई बात तो नहीं करने जा रहे हैं। बिल्कुल नई बात करने जा रहे हैं और बिल्कुल अनोखी बात करने जा रहे हैं। और वो ये कि आपने आज तक जीएसटी जो पढ़ा था वो अब रिवाइज्ड हो गया है। क्या हो गया है? यानी आपका जो मॉडल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स था वो अब रिवाइज्ड हो गया है। यानी अब हमें इस एक्ट को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। सर बड़ी टेंशन हो जाएगी। होगी जरूर, लेकिन क्या करें, जब नए प्रोविजंस आते हैं, जब 3-4 एक्ट, बड़े बड़े मेजर एक्ट आपके एक साथ इनकॉर्पोरेट और इंटीग्रेट हो रहे हों, तो बट ऑब्वियस है वहां पर प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी। और वहां पर कई सारे अमेंडमेंट, अभी तो ये अमेंडमेंट की बरसात है, अभी आंधी और तूफान आने वाला है। आंधी और तूफान, सर आप बता रहे हैं, यहाँ डरा रहे हैं। मैं आपको समझा रहा हूं कि डर जाओ, सुधर जाए और जीएसटी के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज रखें, क्योंकि जिसके पास जीएसटी की नॉलेज होगी, आने वाला समय, चले आगे आगे आधी बात बोलकर छोड़ देते हैं, सब पूरा तो बोला करिए। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं और आज हम आपका स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले काफी सारे लेक्चर्स दिए हैं, भाषण दिए हैं, अब वो भाषण में ही कन्वर्ट हो गए। तो अब हुआ क्या कि जो आपका लेक्चर नंबर 1 बेसिक्स था ना, दैट वुड बी द सेम, बाय जीएसटी, व्हाट टाइप ऑफ प्रोविजन शुड बी देयर, वो सारी चीजें सेम हैं। क्यों ना हम आज अपना शुभारंभ इंपॉर्टेंट पॉइंट से किया जाए। मींस स्टार्ट तो हम करेंगे स्टार्टिंग से, बट विल स्टार्ट इट फ्रॉम सेक्शन 8। और आज जो मैं आपको असाइनमेंट देने जा रहा हूं वो आपके कुछ कंफ्यूजन्स और दिक्कतों को दूर करेगा। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने सेक्शन 7 देखा था, अब मैं उसकी बात नहीं करूंगा, केवल आज चूंकि पहला लेक्चर है इस मामले को लेकर, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जो आपने वहां देखा था comprehensively, all those things are revised now. The max of the sections are now revised, not only in the matter of the section arrangement, पहले सेक्शन नंबर 7 कुछ था, अब वो सेक्शन नंबर 8 है, मतलब सेक्शंस रिवाइज्ड हो गए हैं। उसके अलावा जो उनके कंटेंट हैं वो भी थॉरोली रिवाइज्ड हो गए हैं। यानी कह सकते हैं आप कि जीएसटी का मॉडल चेंज हो गया। तो अब इस चेंज हुए मॉडल को हम आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताना चाहेंगे। सर आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? आपकी कंफ्यूजन्स हम दूर करेंगे आज फर्स्ट लेक्चर में। और थोड़ा सा जो अब पेज नंबर 3 आप देखेंगे, वहां पर मैंने कुछ सेक्शन के रेफरेंसेस दिए हुए, ऊपर लिखा है रेफरेंस सेक्शंस। तो हम इन सेक्शन के रेफरेंस, इन सेक्शंस को रेफरेंस के तौर पर देख लेंगे आज, ताकि दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात सेट हो जाए कि पुरानी चीजों को हटाना है, नई चीजों को लाना है। तो फिलहाल पहले हम सेक्शन 8 को कवर करेंगे, दैट इज लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी क्या है? ये लेवी एंड कलेक्शन, लेवी का मतलब होता है, कई लोग लिवाई करते हैं, तो लिवाई कहिए, लेवी कहिए। तो अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की अगर बात करते हैं, तो नाउ इट इज टू बी नोन एज जीएसटी 2016। और इस जीएसटी 2016 में रिवाइज्ड मॉडल है, बिल्कुल ये भी मॉडल ही है, अभी पास होना है, 1-2 दिन 4 दिन 10 दिन के अंदर पास हो जाएगा। दैट विल बी an act, that will become an act, it will start to work like an act। ठीक, अब आते हैं कि सेक्शन 8 क्या है। सेक्शन 8 की अगर हम बात करें तो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सर्विस टैक्स, हम
मैन्युफैक्चर सर्विस टैक्स नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कैसे करेंगे लेबर? 3 पॉइंट्स में बताऊंगा, इसमें दिमाग खोल करके आप बिल्कुल बात करेंगे। पहले केवल 2 पॉइंट थे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, दैट वाज सो इजियर। लेकिन यहाँ पर अब कॉम्प्रिहेंसिवली कुछ और पॉइंट्स को कवर किया गया और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में कवर किया गया। दैट वाज आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक वे, बट अगेन जब कोई चीज रिवाइज की जा रही है तो वो चीज और अच्छे तरीके से सामने आएगी। हम इसको 3 पार्ट में देखेंगे। अब हम लेवी एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को 3 पार्ट में देखेंगे। पहला, नॉर्मल, चार्ज। दूसरा, रिवर्स चार्ज। और तीसरा, ई कॉमर्स। यानी अगर मैं आपको ये बोलूं कि सेक्शन 8 नाउ डिस्क्राइब दीज 3 थिंग्स। Now, levy and collection is basically of these 3 items on the basis of the normal charge and collection. हम supplier of goods हैं, हम supplier of services हैं। Commonly हम दोनों को supply बोल सकते हैं। तो जो सप्लायर होता है, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सप्लायर सर्विसेज का हो, दोनों केसेस में he is very much liable to pay the amount of tax to the government. First of all, he will charge it from the recipient of the goods or services. The other one person is the recipient. Yes or no? अब होगा क्या, ये रिसिपिएंट ऑफ गुड्स है या रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है? इससे हम अपने सामान और सर्विसेज का पैसा लेंगे और साथ साथ हम टैक्स का भी कलेक्शन कर लेंगे और गवर्नमेंट को हम टैक्स पे कर देंगे। यहां से गवर्नमेंट को टैक्स चला जाएगा। यही तो चीज थी। ये नॉर्मल प्रोविजन, ये नॉर्मल चार्ज, ये नॉर्मल कलेक्शन है। इज इट क्लियर? जी सर। कहा गया कि नॉर्मल चार्ज के केस में सप्लायर ऑफ गुड्स और सप्लायर ऑफ सर्विस will be liable to pay off the amount of duty or the amount of tax to the government not in excess of 15%. 14%, not in excess of 14%, means the maximum rate of tax is 14%. सर आप भी ऐसी बात कर रहे हैं 14%, हम लोग तो न्यूज चैनल वगैरह नहीं देखते हैं क्या? उसमें बोला गया है 28%, तो मैं भी तो वही बोल रहा हूं। 14% CGST, 14% SGST मिलकर कितना हो गया? 28%। तो फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम आपकी बात बिल्कुल नहीं करने जा रहे। अभी हम केवल सेक्शंस पर अपने आप को रेस्ट्रिक्ट रखेंगे। तो नॉर्मल चार्ज है जिसमें कहा गया कि गवर्नमेंट कैन लेवी अ टैक्स नॉट इन एक्सेस ऑफ 14%, नॉट इन एक्सेस ऑफ 14% ऑन द वैल्यू ऑफ द गुड्स, वैल्यू ऑफ द गुड्स और वैल्यू ऑफ द सर्विसेज, वैल्यू ऑफ द सर्विसेज। ये वैल्यूएशन का काम हम लोग सेक्शन 15 में देखेंगे। देखें ना, नेक्स्ट पेज में जो मैं रेफरेंस सेक्शन जो लास्ट पेज है उसमें सेक्शन 15 है। तो सेक्शन 15 में हम लोग देखेंगे क्या? वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। तो जो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा, विल कंसीडर इट इन सेक्शन 15। तो कहा गया नॉर्मल चार्ज इट शुड नॉट बी इन एक्सेस ऑफ 14%। तो 14% एंड 14% CGST एंड SGST मिलकर के हो जाएगा 28%। तो IGST भी आपका 28% होगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब हमारा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होता है या सप्लाई होती है,
तो वहां पर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अप्लाई होगा, और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन या सप्लाई के केस में हमारा आईजीएसटी अप्लाई होगा। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, तो ये सारी चीजें हमें आगे स्टडी करनी है, देखा जाएगा। फिलहाल कहा गया नॉर्मल चार्जेस 14% से अधिक नहीं हो सकता, नॉर्मल चार्जेस 14% से अधिक नहीं हो सकता। दिस इज योर पॉइंट नंबर 1। जरा देखें, there shall be levied a tax called CGST or SGST on all intra-state supplies of goods and or services on the value determined as per section 15। अभी मैंने आपको रेफरेंस सेक्शन में दिखाया था। And at such rates as may be notified by the state or central government in this behalf, but not exceeding 14% on the recommendations made by council and collected in such manner as may be prescribed। कलेक्शन होगा बाद में, पहले हम लेवी की बात करें, कलेक्शन बाद में होगा। टैक्स की लायबिलिटी एंड पेमेंट ऑफ टैक्स, ये दो अलग अलग चीजें। लायबिलिटी अराइज हो गई, डजंट मीन एट ऑल कि लायबिलिटी अराइज होने पर I am very much liable to pay the amount of tax immediately. Might be the amount of tax will be collected later on as the government made rules on this behalf। तो गवर्नमेंट जो रूल्स बनाएगी या प्रोविजंस बनाएगी उसके हिसाब से उसका कलेक्शन होगा। तो लायबिलिटी ऑफ टैक्स एंड द पेमेंट ऑफ टैक्स, these two things are quite different। उन दोनों को आप मिक्स ना कर देना। तो लेवी का मतलब लायबिलिटी, एंड शैल बी कलेक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। जहां जहां फ्यूचर में वर्ड आएगा एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, जहां जहां फ्यूचर में एक वर्ड ये सेंटेंस में यूज करूंगा एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, समझ लेना दोस्तों कि वहां पर मैं रूल्स की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? रूल्स। इट मींस देयर आर सम रूल्स व्हिच आर मेड for that particular purposes। जी सर। पॉइंट नंबर 2 मैं फिर से पढ़ता हूं। पहला पॉइंट तो बिल्कुल इजी था कि CGST and SGST shall be levied by the government, state or central government not in excess of 14% on the valuation of goods or valuation of services। It means valuation of supply। Is it clear? जी सर। और सप्लाई का वैल्यूएशन सप्लाई कहां किया गया है? सेक्शन 15 में किया गया है। The CGST and SGST shall be paid by every taxable person। जो वर्ड दिया है ना taxable person, उसको आप अंडरलाइन कर लें। The CGST and SGST shall be paid by, CGST और SGST shall be paid by, ये लिखा कहाँ है? पॉइंट नंबर 2 में। ये कहाँ नहीं लिखा? पॉइंट नंबर 3 के बाद। टोटल 4 पॉइंट हैं, आपके हाथ में है, देख सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 कहाँ लिखा है? पॉइंट नंबर 1 के बाद। सर व्हाट ऑब्वियस है, पॉइंट नंबर 2 है तो पॉइंट नंबर 1 के बाद। हंसने की बात नहीं है, मैं अपने बोल रहा हूँ, हंसने की बात नहीं है। पॉइंट नंबर 3 के बाद लिखा रहता, इसका मतलब कुछ और था। पॉइंट नंबर 4 के बाद लिखा रहता, इसका मतलब कुछ और हो जाता। ये लिखा कहाँ है? पॉइंट नंबर 1 के बाद। तो बाद में जब इसकी जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं आपको कहूंगा जाओ सेक्शन 8 को दोबारा देखो और वहां पर देखो क्या ये पॉइंट नंबर 1 के बाद लिखा है या पॉइंट नंबर 2 के बाद लिखा है या पॉइंट नंबर 3 के बाद लिखा है। वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको यहीं पर रोक देते हैं ताकि जब मैं उस समय आपको फ्लैशबैक आज की डेट में ले आऊं तो आपको ये मैटर बिल्कुल क्लियर है। फिलहाल पॉइंट नंबर 2, CGST and SGST shall be paid by every taxable person in accordance with the provisions of that। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। टैक्सेबल पर्सन कौन? टैक्सेबल पर्सन। जरा नीचे ध्यान दे, डेफिनेशन के इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और रेफरेंस में हमने आपको टैक्सेबल पर्सन दिया हुआ है, सेक्शन 298 दिया होगा। सेक्शन 298 में डेफिनेशन टैक्सेबल पर्सन, और उसके जस्ट नीचे देखें तो फिर सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है व्हाट द टैक्सेबल पर्सन।
दो दो जगह दिया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 98, इसको हम क्लॉज बोलते हैं। बेसिकली 2 के साथ जो आता है सबसेक्शन उसको हम सबसेक्शन ना बोलकर क्लॉज बोलते हैं, लेकिन मेरी आदत है उसको सबसेक्शन बोलने की, तो मेरी इस गलती को आप माफ करेंगे। सेक्शन 2 सबसेक्शन में बोल रहा हूं जबकि आप बोलेंगे क्लॉज। सेक्शन 2 सबसेक्शन 98 में टैक्सेबल पर्सन शैल हैव द मीनिंग एज असाइन्ड टू इन सेक्शन 10। अब बेटा 298 ने मैं घुमा फिरा कर 10 में बोल दिया, तो अब मुझे सेक्शन 10 देखना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सेबल पर्सन, पता तो चल जाए कौन होते हैं ये टैक्सेबल पर्सन। फिलहाल आज मैं फिर बोल रहा हूं, मैं इस पॉइंट पर नहीं हूं। आज मुझे केवल आपको बेसिक इंट्रो देना है जीएसटी पर, क्योंकि पूरी तरह से थॉरोली रिवाइज्ड हो चुका है। तो बट ऑब्वियस है आपके लिए भी टेंशन है, मेरे लिए भी टेंशन है। तो फिलहाल टैक्सेबल पर्सन की अगर मैं बात करूं तो इसकी मैं डेफिनेशन आज नहीं देने जा रहा। मुझे आज आपको केवल थोड़ा इंट्रो देकर आपके दिमाग को थोड़ा तसल्ली देना है। हाँ, पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। मैंने क्या बोला, 3 पार्ट में बटा हुआ है ये सेक्शन। पहला पॉइंट क्या था, नॉर्मल चार्ज। दूसरा क्या था, रिवर्स चार्ज। पॉइंट नंबर 3 इज बेसिकली ऑल अबाउट रिवर्स चार्ज टैक्सेबल पर्सन, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, जरा उसकी बात करें। सेक्शन 8 सबसेक्शन 3, the CG or SG यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, फालतू की बात, बाय नोटिफिकेशन, फालतू की बात, स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज, द टैक्स ऑन व्हिच इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन नोटिफाई, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू नोटिफाई द कैटेगरी ऑफ दोज पर्सन on which the tax is to be charged on a reverse charge basis, not on the basis of the normal charge but on the basis of reverse charge basis. Now recipient are liable to pay the amount of tax. Here the recipient of goods and recipient of services, here the recipient of goods or services are liable to pay the amount of tax directly to the government, but only in those cases where these type of persons are notified by the central and state government. The central or state government may, on the recommendations of the council, by notification specify categories of supply of goods or services, the tax on which is payable on reverse charge basis. कुल मिलाकर ये बोला कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि इस तरह की सप्लाई ऑफ गुड्स को, इस तरह की कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज को आपको टैक्स बियर करना है, आपको टैक्स पे करना है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से। यानी रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज और रिसिपिएंट ऑफ गुड्स शैल बी लायबल टू मेक द पेमेंट ऑफ जीएसटी। जी सर, मैं फिर बोलता हूं आगे। And all the provisions of this act shall apply to such person as if he is the person liable for paying the amount of tax in relation to the supply of such goods and or services. 2 पॉइंट तो समझ पे आ गए। अब आते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स, उबर की बात कर ली हम लोगों ने, जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म देते हैं वेबसाइट पर, जो आप अपनी बुकिंग करवाते हैं सामानों की। अलीबाबा हो गया, सबसे बड़ा रिटेलर है लेकिन उसके पास अपनी कोई इन्वेंट्री नहीं है। उबर है, ऑनलाइन बेसिस पर आपकी कार वगैरह की बुकिंग कर देता है। ये है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले। और इसके लिए इस सेक्शन में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोविजन को ऐड किया गया है। ई कॉमर्स देखा जाए द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल, फर्क क्या है इन दोनों में और इसमें फर्क क्या, आखिर इसको अलग क्यों किया गया? क्या ये इन दोनों में शामिल नहीं हो सकता था? जरा मैं बात करता हूं। नॉर्मल कंडीशन, मैंने आपको सामान बेचा, मैंने आपको सर्विसेज दी, आप सर्विस लेने वाले, आप सामान लेने वाले, यू आर अ रेसिपिएंट, बोथ ऑफ वी आर फिक्स्ड, we are the person which can be identified easily that I am the supplier, you are the receiver, that's it. ये था नॉर्मल चार्ज। यहां पर रिवर्स चार्ज उस केस में लाया गया जहां पर एक बंदा
टैक्सेबल टेरिटरी में है और दूसरा बंदा नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में नॉर्मली, तो वहां पर रिवर्स चार्ज लाया गया। लेकिन यहां पर भी सप्लायर और रिसीवर दोनों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, यानी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है इन दोनों केसेस में। इस केस में कई केसेस में तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि ये पता किया जाए प्लेस ऑफ सर्विस क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है। रिसिपिएंट ने एक्चुअली सर्विस या गुड्स कहां रिसीव किया और कैसे रिसीव किया, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई। तो उस केस में इसको पॉइंट नंबर 3 में रखा गया है। ये बाकी दोनों से बिल्कुल अलग है। ई कॉमर्स पॉइंट नंबर 3, the central or state government on the recommendations of the council by notification specify category of services, the tax the specified category of services। मैंने क्या बोला, specified category of services, first and second में supply of goods and supply of services, supplier and receivers सब लिख रहा था। इस केस में केवल सप्लाई ऑफ सर्विस लिखा, क्योंकि ई कॉमर्स केवल और केवल सर्विसेज से रिलेट करता है, ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स से डायरेक्टली। गुड्स से मतलब नहीं होता। ई कॉमर्स मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सर्विसेज देता है, इसलिए यहाँ पर स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ सर्विसेज, द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। मैंने उबर से एक कार बुक की, कार वाले ने मुझे सर्विस दी, मैंने उसको पेमेंट किया। आई एम द सर्विस रिसीवर, ही वॉज द सर्विस प्रोवाइडर, बट देयर वॉज अ मीडिएटर एंड दैट वॉज उबर एंड ओला। हाँ जी, तो अब बोलो क्या बोला, बोला कि जो सर्विस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होगा, ही शैल बी पेड द अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स, और यू कैन से नाउ जीएसटी। Category of services, the tax on which shall be paid by the electronic commerce operator if such services are supplied to it, and all the provisions of the act shall apply to such electronic commerce operator as if he is the person liable to pay the amount of tax in relation to supply of such type of services। That's it। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। अभी मैं आगे आता हूँ, प्रोविजो है और फर्दर प्रोविजो है, 2 पॉइंट अभी और इस सेक्शन में। कितना आसान है सेक्शन। अरे लेवी एंड कलेक्शन ऐसे ही तैयार हो गया। 3 पॉइंट बताए गए। पहला पॉइंट बताया गया नॉर्मल चार्ज नॉट इन एक्सेस ऑफ 14%। दूसरा बताया गया इसी में टैक्सेबल पर्सन शैल बी लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स रिवर्स चार्ज बेसिस। गवर्नमेंट कैन नोटिफाई द कैटेगरी ऑफ सर्विसेज, द कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन विच द रिसिपिएंट विल बी लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ ड्यूटी। And the third point is supply of services। ई-कॉमर्स कैटेगरी को नोटिफाई किया जा सकता है। Is it clear? जी सर। अब ई-कॉमर्स में फिर से 2 नए पॉइंट हैं। Provided that, मैंने कहा ना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल द प्लेस ऑफ सर्विसेज के बारे में, तो वहां पर देखो ना, जहां पर फिजिकली प्लेस ऑफ सर्विस प्रेजेंस है और फिजिकली प्लेस ऑफ सर्विस प्रेजेंस नहीं है उसके बारे में। Provided that where an electronic commerce operator doesn't have a physical presence in the taxable territory, any person representing such electronic commerce operator for any purposes in the taxable territory shall be liable to pay tax। अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं है टैक्सेबल टेरिटरी में, तो किसी ऐसे बंदे को जो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग एजेंट मान लेंगे, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर प्रेजेंट है ही नहीं फिजिकली, टैक्सेबल टेरिटरी में है नहीं, तो मैं किसके ऊपर टैक्स लगा दूं। मैंने तो कहा था पॉइंट नंबर 3 में, पॉइंट नंबर 3 मींस इसमें ई कॉमर्स वाले पॉइंट में, पॉइंट नंबर 4 सबसेक्शन 4 में, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शैल बी लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स। यही तो लिखा है, जाकर देखें ना, शैल बी लायबल टू पे टैक्स बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, यही वर्ड लिखा है। जब उसका फिजिकल प्रेजेंस है ही नहीं टैक्सेबल टेरिटरी में, तो हम किसके ऊपर टैक्स लगाएंगे? तो कहा गया आप टैक्स लगाएंगे उसके ऊपर जो प्रेजेंट, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करता हो। जी, प्रोवाइडेड फर्दर that where an e-commerce operator doesn't have a physical presence in the taxable territory and also doesn't have a representative in the said territory, such electronic commerce operator, क्या बोला?
such electronic commerce operator shall appoint a person, यानी अगर फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है और उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है कि आप अपना केवल एक पहले अपना एजेंट अपॉइंट करो। यहां पर बताओ किसको आप जिम्मेदार बनाओगे, उसके बाद आप यहां पर बिजनेस करो, अदरवाइज यहां बिजनेस करने के निकल जाओ हमारे टैक्सेबल टेरिटरी से। So that where an electronic commerce operator doesn't have a physical presence in the taxable territory and also he doesn't have a representative in the said territory, G, such electronic commerce operator shall appoint a person in the taxable territory for the purpose of paying tax and such person shall be liable to pay tax. हाँ, तो हम लोग का सेक्शन 8 पूरी तरह से ओवर हो गया, जिसमें मैंने आपको केवल एक चीज नहीं बताई, व्हाट आर टैक्सेबल पर्सन। ये तो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। सेक्शन 8 में 3 पॉइंट को डिस्कस किया गया है। नॉर्मल चार्ज जिसमें 14% से अधिक नहीं हो सकता, नॉर्मली सप्लायर ऑफ गुड्स और सप्लायर ऑफ सर्विसेज के ऊपर चार्जेबिलिटी डाली गई है, कलेक्शन लेटर ऑन किया जा सकता है ऑन द कन्वीनियंस ऑफ द गवर्नमेंट। और दूसरा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें कुछ नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज एंड नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स गवर्नमेंट करती है, जिस पर रेसिपिएंट शैल बी लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स। इन द सेम वे ई कॉमर्स के फैसिलिटी पर भी ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स की लायबिलिटी देनी पड़ेगी। तो प्रोविजन बनाया गया, फर्स्ट प्रोविजन मींस प्रोविजन बनाया गया कि अगर इसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो इसका रिप्रेजेंटेटिव जो होगा उसको एजेंट मानकर उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन अगर उसका फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है और उसका रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो जब तक ये कंपनी ई कॉमर्स ऑपरेटर करने वाला ऑपरेटर जब तक अपना टैक्सेबल टेरिटरी में कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव ना अपॉइंट कर दे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। ये मैंने आपको बताया। हम कुछ नहीं करेंगे आज, इसको नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे थोड़ी देर, फिर आगे बढ़ेंगे। हम आपको ये सेक्शन रेफरेंस बताना चाह रहे हैं, जो आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, अनडाउटली दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ यू कैन चेक द डिफरेंस whatever it was earlier in the model GST law, now after revision in that GST law what it is, you can find out the differences. Okay, रेफरेंस सेक्शन है सेक्शन 9 कंपोजिशन लेवी, जो पहले सेक्शन 8 था वो 9 बन गया, जो 7 था वो 8 बन गया। तो फिलहाल मैं उन सेक्शंस को आपको नहीं याद दिलाना चाह रहा कि कहीं पर आपको कोई कंफ्यूजन हो जाए। तो सेक्शन 8 लेवी एंड कलेक्शन, सेक्शन 9 कंपोजिशन लेवी, सेक्शन 10 थोड़ी देर पहले मैंने बताया टैक्सेबल पर्सन, सेक्शन 11 पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सेक्शन 14 चेंजेस इन रेट ऑफ टैक्स, सेक्शन 15 आते आते मैंने बताया वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। तो आपको तो याद करना बहुत आसान हो गया सर। सेक्शन 8 आपका ना लेवी एंड कलेक्शन है, सेक्शन 9 कंपोजिशन है, सेक्शन 10 टैक्सेबल पर्सन है, सेक्शन 11 आपका टाइम सेक्शन 11 पावर टू ग्रांट एग्जीक्यूशन ऑफ टैक्स है, सेक्शन 12 आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज 13 है, 14 है 15 है वैल्यूएशन एंड 14 है चेंजेस इन रेट ऑफ टैक्स। सेक्शन 16 टू 22 द मोस्ट जिसके लिए आपको फिर से इंतजार करना पड़ेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा, इंतजार भी करना पड़ेगा कि कब सर आप हम लोग को सेक्शन 16 टू 22 की बात बताएंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि इस चीज में ही तो सारा मामला उलझता है। सेक्शन 16 टू 22, सेक्शन 16 टू 22, सेक्शन 16 टू 22, सारा का सारा मैटर इसी में यहाँ पर उलझता है। और आप लोग को अच्छी तरह मालूम है, जब तक मैं आपको रजिस्ट्रेशन ना पढ़ा दूं सेक्शन 23 से 27, जब तक मैं आपको टैक्स इनवॉइस डेबिट एंड क्रेडिट नोट सेक्शन 20 30 टू 43 रिटर्न्स ना पढ़ा दूं, जब तक 44 टू 46 पेमेंट ऑफ टैक्स ना पढ़ा दूं, यानी सेक्शन 46 तक स्टडी करने के बाद हम इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को सेक्शन 16 टू सेक्शन 22 की स्टडी करेंगे 46 को करने के बाद। 46 तक स्टडी हम लोग करेंगे, उसके बाद वापस आएंगे सेक्शन 16 टू सेक्शन 22, उसकी बात हम लोग करेंगे। बात समझ में आई क्यों ऐसा करते हैं? वो जब आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा होगा तो ठीक, नहीं देखा होगा तो अब तो आप देख ही लेंगे। सेक्शन 47 ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट सो इंपॉर्टेंट है, देखा जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। सेक्शन 48 टू 52 रिफंड की बात होती है, 53 54 अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, उसके बाद ऑडिट,
जॉब वर्क, टीसीएस, ई कॉमर्स, असेसमेंट, दैट्स इट। ये सारी चीजें हम लोगों को देखनी है। लेकिन फिलहाल अगर हम इसके अलावा आपके डिमांड एंड रिकवरीज, जैसे ही आप 65 तक ओवर करेंगे उसके बाद डिमांड एंड रिकवरीज, प्रोसिक्यूशंस, ये पेनाल्टीज, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। वो असेसमेंट से रिलेटेड है। असेसमेंट के आगे का जितना भी हिस्सा बचता है वो उसके बाद है। तो वहां तक तो पहुंचना बाद में है, पहले हम असेसमेंट तक तो पहुंचे कि हमको रिटर्न कैसे जमा करनी है, हमको इनवॉइस कैसे बनाने हैं, हमको पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे करना है, हमको रिफंड के लिए अप्लाई कैसे करना है, कितने रिटर्न्स के फॉर्म होते हैं, कितने पॉइंट्स होते हैं पेमेंट के, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से। लेकिन फिलहाल ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, ये सेक्शन रेफरेंस का अरेंजमेंट आपको समझ में आया होगा कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 10 ढंग से देखेंगे। यानी नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 8, नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 9 और नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 10, इन 3 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। जी सर, तब तक के लिए